हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं की विद्या क्वेश्चन बैंक। और जो सब्जेक्ट हम लोग आज से देखने वाले हैं वो है मैथ। और मैथ में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं मैथ कक्षा 10वीं की। तो ये वास्तविक संख्याएं चैप्टर है, चैप्टर 1 है। और इसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे सबसे पहले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्व संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b q प्लस r, जबकि r निम्न को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे a क्या है और b क्या है, और यहाँ पे q क्या है और r क्या है। यहाँ पे हम लोग a में भाग दे रहे हैं b से, और ये जा रहा है q टाइम जा रहा है, और जो शेषफल यहाँ पे बच के आ रहा है वो r है। अगर इस टाइप से है तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे ये जो q है और यहाँ पे जो a है, q क्या है? भागफल है। तो q भागफल है, और यहाँ पे a जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? ये b और q का हम लोग गुणा कर देंगे और r को यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। तो वो किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। सिंपल से लैंग्वेज में देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए 3 से भाग दे दीजिए 4 में, ठीक ना? तो या फिर 8 8 में दे दीजिए। तो 3 दूना 6, कितना शेष बच गया? 2। तो यहाँ पे ए के जगह पे कितना है? 8। तो आप क्या करेंगे? इस 3 का इस 2 में गुणा करके इस 2 को जोड़ देंगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। जैसे 3 दूना 6 और ये शेषफल 2r जोड़ दिए तो इसी के बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि यहाँ पे r किसको संतुष्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो r होगा, r यानी कि यहाँ पे जो 2 है इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा इससे छोटा होगा। यहाँ पे जिससे हम भाग देंगे इससे हमेशा ये छोटा होगा, यानी कि ये b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। और क्या हो सकता है? शेषफल 0 भी हो सकता है, और यहाँ देखिए 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इससे छोटा होगा, यानी कि b से क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो सी है, सी ऑप्शन में क्या लिखा है r के लिए कि r 0 के बराबर है, और क्या है? 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए जो बड़ा होता है उसके साइड इस चिन्ह का 2 मुंह होता है, यानी कि मुंह होता है, और इधर पूंछ होता है। तो ये चिन्ह ऐसे बना है, तो जैसे इधर 5 हो इधर 3 हो, तो बड़ा कौन है? 5। तो इसकी साइड ये 2 मुंह रहेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी r 0 के बराबर भी हो सकता है। यानी r का मतलब क्या? शेषफल। शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। सॉरी, छोटा नहीं, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और छोटा नहीं होगा, क्योंकि अगर r जो है 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब किस में चला जाएगा? माइनस में, जबकि माइनस में नहीं जाता है। तो r हमारा क्या होगा? r हमारा 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा ये छोटा ही रहेगा, क्योंकि b के बराबर हो जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, और b से बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि b से बड़ा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त करें। यानी कि हम व्यक्त कर रहे हैं किसको, ये 65 है, तो इधर देखिए ये 65 है, 65m-117 इसको हम लोग व्यक्त कर रहे हैं 65 और 117 के मासा के बराबर हम लोग इसको व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि 65 और 117 का जो मासा निकलेगा वो होगा 65m-117 के बराबर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग 65 और 117 का मासा निकालेंगे, तो गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो 65 का जो मासा निकलेगा इधर से लिखते हैं, तो इसको 6 को मिटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो 65 है, 65 बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 गुणते 13, ये इतनी बार जाएगा, 13×5 = 65 होता है, तो 5 गुणते 13 बार जाएगा। अब 117 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 3×3×13 बार, ठीक ना। तो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए हम लोग मासा में जो दोनों में कॉमन होता है उसे मासा मानते हैं। तो मासा में क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका मासा कितना हो गया 13, यानी कि ये 13 के बराबर है। अब हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब तो देखिए इसका मासा आ गया है 13, तो हम लोग इसके बराबर लिख देंगे कितना 13, यानी कि 65m-117 बराबर 13, क्योंकि 65 और 117 का मासा कितना आया है 13। अब 65m-117 को हम लोग इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 13, इधर ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 117, तो ये कितना हो जाएगा 65m = 13 और 117 को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 130। अब m बराबर कितना हो जाएगा 130 बटे इधर ये कितना 65 नीचे। अब हम लोग इसको काटेंगे 13 के पहाड़ा से, 13 × 13 और ये 0 कट के इधर लग गया, तो ये कट जाएगा। फिर 13 से ये कितनी बार जाएगा 5 बार। अब इधर 5 बचा, 5 × 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पे m बराबर कितना आ गया 2, और हमें m का ही मान निकालना था। तो ये m का मान कितना आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इधर है, तो हम लोग आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूर्णांक p के लिए हमें बताना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो जैसे इसका मतलब ये है कि p के लिए हम लोग कोई भी मान रखें, 1 2 3 4 5 या कुछ भी रखें, तो जो संख्या आएगी वो विषम संख्या ही आएगी। तो आइए देख लेते हैं कैसे आएगी, कौन सा ऑप्शन होगा। तो नंबर 1 पे चलते हैं p। तो p बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे सम आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए p बराबर 1 रखेंगे तो ये 2 आ जा रहा है, तो ये भी सम आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, क्या है 2p। तो 2p है, तो यहाँ पे हम लोग p बराबर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा, p बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, सम आ जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कैसे होगा, तो इधर हम आपको बता दे रहे हैं कि ये 2p + 1 है। अब यहाँ पे हम लोग p बराबर अगर 1 रखते हैं तो 2 गुणते 1 + 1, 2 × 2 = 1
3। p बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2 गुणते 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 विषम, यानी यहाँ भी विषम आ रहा है, यहाँ भी विषम आ रहा है। चाहे सम संख्या ये विषम संख्या रख रहे थे तब भी विषम आ रहा है, सम संख्या रख रहे हैं तब भी विषम आ रहा है। चलो 3 रख के देख लेते हैं, +1, तो 3 दूनी 6 1 7, अब भी विषम आ रहा है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ab² और q बराबर a³b, जबकि a b अभाज्य संख्याएं हैं, तब हमें एलसीएम निकालना है p और q का। p बराबर क्या है, ab² और q बराबर क्या है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a गुणते b गुणते b, और यहाँ पे q बराबर है a³b, यानी कि a गुणते b। तो एलसीएम यानी कि लासा में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, जो संख्याएं मिलती हैं उनमें से एक लिख लेते हैं, और जो संख्याएं नहीं मिलती हैं उनको लिख लेते हैं। अब जैसे ये a मिल रहा है तो इसमें से एक a लिख लेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, एक a, और इसमें जो मिल रहा है उसमें से एक b लिख लेंगे। अब ये a नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, ये a भी नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, ये b कहीं नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, इनटू इतना। तो इस प्रकार इसका लासा कितना हो जाएगा, a³ और b², यानी a³ और b², तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसी प्रकार से मासा भी होता है। जैसे मान लीजिए p बराबर दिया है ab² और q बराबर दिया है a³b। अब इसको कह दे कि मासा निकालिए, तो दोनों में जो सबसे छोटी घात होती है उसको हम लोग लिखते हैं, और लासा में जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं। तो इसका अगर मासा निकाला जाए तो क्या होगा, सबसे छोटी घात a और b में सबसे छोटी घात ये b, b इसका मासा होगा। लेकिन लासा की बात करें तो सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, यानी a में क्या a³ और b में क्या ये b², तो ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे लासा पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि a बराबर 2⁵2 गुणते 3⁵3 गुणते 5⁵4 और b बराबर 2⁵3 गुणते 3⁵2 गुणते 5, तब HCF AB ज्ञात कीजिए। हमें AB का HCF ज्ञात करना है। तो a बराबर कितना दिया है, यहाँ पे देखिए a बराबर, यहाँ से लिख दे रहे हैं, a बराबर दिया है 2⁵2 गुणते 3⁵3 गुणते ये कुछ नहीं है गुणते 5⁵4, और b बराबर कितना दिया गया है 2⁵3 गुणते 3⁵2 गुणते 5। तो यहाँ पे हमने बताया है कि अगर हमें HCF निकालना है तो हम लोग जो सबसे छोटी घात होगी उसको देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 की सबसे छोटी घात कितनी है 2, तो ये वाला लिखेंगे, गुणते 3 की यहाँ पे सबसे छोटी घात क्या है ये 2, इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 की घात 3 है, ये बड़ी घात हो जाएगी। अब 5 की बात करें तो 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, तो 1 वाला ही लिखेंगे। अब हम लोग गुणा करेंगे, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 गुणते ये 3 का 2 बार गुणा कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 गुणते ये 5 का 1 बार गुणा ये 5 ही है। तो इसको अब हम लोग गुणा करेंगे, तो सिंपल सा ऐसे गुणा करेंगे कि 4 पंजे 20 गुणते 9, तो 9 दूनी 18 और ये 0 180, तो 180 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका मासा कितना आ गया
180। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि ये ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं कि जिनका एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। मतलब कि ये ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होती हैं जिनका एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो हमें यही बताना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पे जो दी गई हैं जिनका एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे है 14 और यहाँ पे है 35। तो ये 7 से विभाजित हो जाएंगी। 7 दूनी 14 और 7 पचे 35। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं। तो ये 18 है और ये 25 है। तो ये किससे विभाजित होगा? 18 और 25। तो ये किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होंगे। देखिए 18 तो विभाजित हो जाएगा और 25 भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन दोनों एक ही संख्या से विभाजित नहीं होंगे। तो यानी कि इनका केवल एक ही ऐसा गुणनखंड है जिससे ये विभाजित होंगे। और बाकी ये देख लीजिए 31 और ये 93। तो 31 से ये 93 खुद ही कट जाएगा 3 बार में, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए इसका एक के अलावा भी गुणनखंड है, 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 18 और 25 को कोई भी संख्या एक साथ नहीं विभाजित कर सकती है। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो विभाजित कर सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो विद्यार्थियों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें और वो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याएं होंगी। तो शांत दशमलव की बात कर रहा है यहाँ पे। तो शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव संख्या। अशांत में 2 होते हैं, अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती। तो जैसे ही ये क्वेश्चन में आएंगे उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं शांत दशमलव संख्या क्या होती है। तो देखिए ऐसी संख्या या फिर ऐसा भिन्न जिसमें हर में 2 और 5 के अलावा उसका और कोई गुणनखंड हो ही ना। यानी या तो वो 2 का गुणनखंड हो, या तो 5 का गुणनखंड हो, या तो 2 और 5 दोनों का गुणनखंड हो। तब तो वो संख्या क्या होगी? शांत दशमलव होगी। अगर उसका हर ऐसे डिवाइड हो जाता है 2 और 5 में, तो वो शांत दशमलव है, अन्यथा अशांत दशमलव है। अब अशांत में अनावर्ती है या फिर आवर्ती है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 2 की घात 0 हो और 5 की घात कुछ भी हो। यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 की घात कुछ हो लेकिन 5 की घात क्या हो? 0, 5 हो ही ना। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 भी हो और 5 भी हो। तो हम लोग हर से देख लेंगे कि ये शांत है अथवा अशांत है। तो 2 और 5 से हमें मतलब है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें अगर 164 की, तो 164 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो ये 2 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो जब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग डिवाइड करते हैं 2 8 16 और 2 दूनी 4। अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2। तो अब 41 है, अब ये 41 से ही कटेगा। तो यहाँ तो 2 के अलावा भी अन्य संख्या आ जा रही है हर में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं 30। तो 30 को हम लोग देखते हैं तो ये 5 से डिवाइड है, 5 छंग 30 और 2 तियाइयाँ 6 और 3 एकम 3। तो ये 3 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 625 है, तो 625 है, तो 625 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 5 से काटते हैं, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 पचम 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 का नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए 5 की घात 4 आ रहा है, यानी 2 की घात 0 गुणते 5 की घात 4। तो ये 2 और 5 के रूप में इसका गुणनखंड हो गया है। 2 की घात यहाँ पे 0 है और 5 की घात कितनी है 4। हमें सिर्फ 2 और 5 देखना है। ठीक, तो ऑप्शन सी में ये आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर 227 है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है 625 का फैक्टर 2 की घात 0 और 5 की घात 4 में हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी होगी, हमें ये बताना है। तो हम देखेंगे कि हर जिसका 2 और 5 के गुणज में होगा, सिर्फ 2 और 5 के गुणज में, वही संख्या क्या होगी, शांत दशमलव में होगी। तो देखिए ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 या फिर 7 त्रिक 21, तो ये 7 या फिर 3 से कट जा रही है, तो ये संख्या तो बिल्कुल भी नहीं होगी, गलत। ऑप्शन नंबर बी में देखिए हर में 7 की घात 5 आ गया है, यानी इसमें भी 2 और 5 के अलावा संख्या आ गई है, तो ये भी गलत, ये शांत दशमलव में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 17 दिया हुआ है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब आप बिना क्वेश्चन को लगाए ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप 31 और 25 का फैक्टर करके देख सकते हैं, तो इसमें 5 के गुणज में संख्या आएगी। तो क्वेश्चन 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो यहाँ पे देखिए शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब है कि ऐसी परिमेय संख्या जो 0 ना हो। तो शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होगा, ये सदैव ही अपरिमेय होगा। यानी कि अगर कोई परिमेय संख्या मान लीजिए p/q के रूप में है, अगर आप इसमें किसी भी अपरिमेय संख्या की गुणा कर देंगे, मान लीजिए √3 या √2 या √-1, इन सब का गुणा कर देंगे, तो ये क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या का गुणा कर दें तो वो क्या होगा, सदैव अपरिमेय होगा। अब पाई क्या है, पाई पूछा है कि पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि पाई क्या है, अपरिमेय है, ठीक, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है, ये क्या है, परिमेय है। ये बात आपको याद रखना है कि कहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पाई का मान परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, यानी वो 22/7 की बात कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि पाई का मान परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछे पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो हमें लिखना है कि पाई अपरिमेय है। ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ये कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लासा है, हमें इसका लासा निकालना है। तो 15 का फैक्टर अगर हम करें तो 3 पंजे 15, यानी 3 पचे 15 हो गया। और 18 की बात करें तो 3 दूनी 6 तियाँ 18, यानी 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18 हो जाएगा। 24 की बात करें तो 2 दूनी 4
तिया 12 दूना 24, ये इसका फैक्टर हो गया। तो लसा में क्या होता है कि जो मिलता रहता है उसमें से हम लोग एक उतार लेते हैं और जो नहीं मिलता रहता है उसमें से एक उतार लेते हैं। तो अब जैसे देखिए ये दो यहाँ पे मैच कर रहा है, ये दो, तो इस दो में से एक दो को हम लोग लिख लेंगे। और फिर ये दो कहीं नहीं मिल रहा है तो इस दो को ऐसे ही लिख लेंगे। ये दो भी कहीं नहीं मिल रहा है तो इस दो को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3 की बात करें तो ये 3 यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है ना, मतलब कि एक 3 ऐसा है जो कि सभी में है। तो ये 3 ये 3 ये 3, इस 3 में से एक 3 उतार लेंगे और ये जो बचा हुआ 3 है इसको लिख लेंगे गुणते। अब 5 अकेला बचा है, इसको लिख लेंगे। तो लासा में क्या करते हैं, जो मिलता रहता है उसमें से एक उतार लेते हैं और जो नहीं मिलता रहता है उसको सबको लिख लेते हैं। और लासा में क्या करते हैं, जो सिर्फ मिलता रहता है केवल उसी को हम लोग लिखते हैं। तो अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया गुणते, 3 त्रिका 9 गुणते ये 5। तो सिंपल सा अगर आप गुणा करना चाहते हैं तो 8 पंजे 40 गुणते ये 9। अब 9 चौक 36 और ये 0 उतार लेंगे तो ये सिंपल गुणा हो गया, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो विद्यार्थियों बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर का आता है और ऐसा अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर में आता है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो विद्या क्वेश्चन बैंक में मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न के साथ। थैंक यू।